हेलो गाइस, वेलकम टू ओटी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एडर सर्किट किया था। इस लेक्चर में हम सब्ट्रैक्टर सर्किट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्टर सर्किट को डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्टर सर्किट और देखते हैं कैसे ये सब्ट्रैक्ट करता है इनपुट पर दी हुई दो वोल्टेजेस को। तो टॉपिक का नाम है सब्ट्रैक्टर सर्किट। इसको हम डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ इस डिफरेंस एम्पलीफायर का या सब्ट्रैक्टर सर्किट का। देखो, क्योंकि ये एक सब्ट्रैक्टर सर्किट है तो इसको इनपुट पर दो वोल्टेजेस देंगे, एक नॉन इन्वर्टिंग पर और एक इन्वर्टिंग पर, और ये उन दो वोल्टेजेस का डिफरेंस हमें आउटपुट पर देगा। ये एक वोल्टेज और ये दूसरी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर हम V1 दे रहे हैं, इसको यहाँ पर V2 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस होगा कुछ ऐसे, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस होगा जो कि ग्राउंड होगा। रेजिस्टेंस की नेमिंग, ये R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। क्योंकि ये एक आइडियल ओप एम्प है तो AOL की वैल्यू जो है इनफाइनाइट होगी और इसका इनपुट इम्पिडेंस भी इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। सर्किट डायग्राम सबको समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किट है या फिर इनको सब्ट्रैक्टर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक कन्वेंशनल जो हमारा वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट है, वर्चुअल ग्राउंड वाले कंसेप्ट से हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। पहले मतलब इसका आउटपुट निकालेंगे वर्चुअल ग्राउंड वाले कंसेप्ट से, KCL की वे लगा के, जो हम हमेशा करते हैं कन्वेंशनल तरीके से। उसके बाद दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इसका कन्वेंशनल तरीके से आउटपुट निकालता हूँ। देखो, वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से यहाँ पर ये जो टर्मिनल है ये V नॉन इन्वर्टिंग है और ये वाला टर्मिनल V इन्वर्टिंग है। तो वर्चुअल ग्राउंड से के कंसेप्ट से V नॉन इन्वर्टिंग इक्वल्स टू V इन्वर्टिंग इक्वल्स टू V, हम बोल सकते हैं दोनों टर्मिनल के पास सेम वोल्टेज है बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है। V नॉन इन्वर्टिंग और V इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल के पास सेम वोल्टेज है, V हमने इसको नाम दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर हम KCL इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाएं, KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, KCL इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाऊंगा, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V है, यहाँ पर भी वोल्टेज V है। तो V माइनस V वन अपॉन R1 प्लस V माइनस V आउटपुट अपॉन R2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास R2V माइनस R2V1 प्लस VR1 माइनस R1 V आउटपुट इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हमने V कॉमन ले लेना है, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू V आउटपुट R1 प्लस R2V1, ये आ जाएगा। यहाँ से मुझे V आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। V आउटपुट R1 विल बी V R1 प्लस R2 माइनस V1 R2। यहाँ से V आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, R1 को डिवाइड कर देते हैं आगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 V माइनस V1 R2 बाय R1। ये अभी रिजल्ट नहीं है, ये V आउटपुट की वैल्यू आई जब हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KVL लगाया। अभी हमें V की वैल्यू नहीं पता ना, तो V की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर KCL लगा देंगे। KCL एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर हम KCL लगाएंगे तो यहाँ पर V वैल्यू है V माइनस V2 अपॉन R3 एंड V माइनस 0 अपॉन R4। ये KVL हो गया, KCL हो गया। इस पर क्या हो जाएगा, V माइनस V2 अपॉन R3 प्लस V माइनस 0 अपॉन R4, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो R4V माइनस R4 V2 प्लस R3 V इक्वल टू 0 आ जाएगा।
V कॉमन लिया, R4 प्लस R3 इक्वल्स टू V2 R4। यहाँ से मैं V की वैल्यू अगर निकालूँ तो कितना आ जाएगा, R4 अपॉन R4 प्लस R3 इंटू V2। ये मेरे पास V की वैल्यू होगी। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। वो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास फाइनल आउटपुट आ जाएगा, वी आउटपुट इक्वल्स टू, देखो ये जो R1 प्लस R2 अपॉन R1 तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 तो एज इट इज़ रहेगा। V की जगह मैं वो वाला उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। V की वैल्यू क्या है, ये R2 कहाँ से आ गया भाई, ये R4 है, हाँ, R4 अपॉन R4 प्लस R3 इंटू V2 माइनस V1 R2 बाय R1। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है इस पूरे सबट्रैक्टर सर्किट का, ठीक है। इस फाइनल रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है, वी आउटपुट R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R4 अपॉन R4 प्लस R3 इंटू V2 माइनस कितना है, V1 R2 बाई R1, ठीक है। ये मैंने इस रिज़ल्ट को यहाँ पर साइड में लिख दिया, क्योंकि जब हम मेथड 2 करेंगे सेम रिज़ल्ट आएगा तो कंपेयर करने के लिए भी तो चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड 1 से मैंने कन्वेंशनल वर्चुअल ग्राउंड वाले कंसेप्ट से इसका आउटपुट निकाल दिया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मेथड 2 से देखते हैं कि क्या हम कैसे निकालेंगे। ये मेथड 1 हो गया। डिफरेंट मेथड करना मतलब कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी इसलिए कि इससे ना सर्किट को हम एनालाइज कर पाएंगे। ये जो सर्किट है सबट्रैक्टर सर्किट, इसको डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। मतलब अगर मुझे खाली सबट्रैक्टर सर्किट कराना होता रिजल्ट तो ठीक है, वो रिजल्ट है तो आउटपुट ऐसा आएगा, बट कुछ एनालाइज करना है सर्किट को और कुछ बताना है इसमें, इंटरेस्टिंग सर्किट है ये, इसलिए मुझे दूसरे मेथड से भी कराना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। मेथड 1 था पहले वाला, मेथड 2 क्या होगा, इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, एक टाइम पे एक वोल्टेज सोर्स होता है, बाकी सब हटा देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो इस सर्किट में हमारे पास V1 V2 है, तो इस केस में पहले मैं V2 को शॉर्ट कर दूं, पहले मैं V2 को 0 कर देता हूँ, ठीक है। V2 को 0 कर देता हूँ और V1 ले लेते हैं। V2 को 0 करने से मतलब मेरा ये वाला जो टर्मिनल है ये ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टर्मिनल ग्राउंड होने का मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, 0 एम्पियर है, 0 एम्पियर करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस R3 में भी 0 वोल्ट ड्रॉप होगा। यहाँ पर इंटरनली ऑप एम्प में 0 करंट होता है। क्यों 0 करंट होता है भाई, आइडियल ओप एम्प है, मैंने आइडियल ओप एम्प में इंटरनल करंट 0 बताया था तो 0 करंट होगा। यहाँ पर कोई करंट नहीं, यहाँ पर कोई करंट नहीं, ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी कोई करंट नहीं होगा। दैट मीन्स R2 R4 ये पूरा कॉम्बिनेशन ही ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो पूरा कॉम्बिनेशन ही हट जाएगा। तो पूरा कॉम्बिनेशन हटा के मैं सीधा एक सिंपल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको मैं सीधा ग्राउंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको देख के क्या लग रहा है, ये सर्किट कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मेरा ग्राउंड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैं इनपुट दे रहा हूँ, नेगेटिव फीडबैक है, तो ये क्या है, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। याद आया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है, बिल्कुल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है, कुछ भी चेंज नहीं है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट में वी आउटपुट कितना होता है हमारा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट में वी आउटपुट होता है R2 बाय R1 इंटू वी इन्वर्टिंग, और वी इन्वर्टिंग क्या है, V1, और नेगेटिव साइन होता है, क्यों, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। तो ये मेरा आउटपुट हो गया। बाकी आप इसको निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, KCL और वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डायरेक्ट हमें पता है, हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किया है, इसलिए मैंने ये आपको सीधा बता दिया। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप क्या होगा,
स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे यार, इसको मैं इधर लिख देता हूँ ना, ये आउटपुट को मैं इधर लिख देता हूँ, ये देखो इस केस में भी आउटपुट कितना हो गया, माइनस R2/R1 इंटू V1, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट 1 है, आउटपुट 1। सेकंड केस में, सेकंड में मैं क्या करूँगा, सेकंड में क्या करूँगा, जो V1 है उसको ग्राउंड कर दूंगा और V2 को कोई वैल्यू दूंगा, V1 ग्राउंड कर दूंगा। V1 ग्राउंड करने के बाद इस सर्किट डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको हमने क्या करना है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये नेगेटिव में जो ये वाला सर्किट है, ये वाला टर्मिनल है मेरा इन्वर्टिंग, इसको मेरे को ग्राउंड करना है। इसको हमने ऐसे, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, दिस इज R2, R1, R3, R4, और ये वाला टर्मिनल मैंने, इन्वर्टिंग टर्मिनल मैंने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अभी भी ये आइडियल ही है, AOL इक्वल टू इन्फाइनाइट और RI इक्वल टू इन्फाइनाइट। ठीक है, ये मेरा सर्किट है स्टेप 2 में, जब मैंने V1 को 0 लिया है और V2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, ये V2 है। ठीक है, इस सर्किट में अगर आप देखो, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है, V नॉन इन्वर्टिंग और ये V इन्वर्टिंग। ये मेरे पास अगर एक सर्किट है जिसमें मैं 10 वोल्ट दे रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2। अगर मुझे इस सर्किट में R1 इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर V निकालना है, वोल्टेज निकालनी है, से इसका नाम है V, यहाँ पर मुझे V निकालनी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो वोल्टेज है इस टर्मिनल पर, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो वही वोल्टेज है जो R2 के अक्रॉस है? ये वही वोल्टेज है जो R2 के अक्रॉस है। ठीक है, अगर मेरे को इस पॉइंट पर वोल्टेज निकालनी है तो ये वही वोल्टेज जो R2 के अक्रॉस है। सेम ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ पर वोल्टेज निकालनी है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो मैं बोल सकता हूँ ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वही वोल्टेज है जो R4 के अक्रॉस है। ठीक है, और R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, देखो इंटरनल करंट तो जीरो है, किसी भी एम्पलीफायर, आइडियल एम्पलीफायर में इंटरनल करंट जीरो होता है, तो इधर कोई करंट नहीं जा रहा। इसका मतलब R3 और R4 सीरीज में कनेक्टेड है, R3 और R4 सीरीज में कनेक्टेड है, और इन दोनों को वोल्टेज कितनी मिल रही है, इन दोनों को वोल्टेज कितनी मिल रही है, V2। तो R3 और R4 को V2 वोल्टेज मिल रही है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं R4 के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालो तो वोल्टेज डिवीजन रूल से मैं R4 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकता हूँ। वोल्टेज डिवीजन रूल से R4 के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा। तो R4 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, V नॉन इन्वर्टिंग इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R4 के अक्रॉस वोल्टेज, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी होती है उस रेजिस्टेंस को लिखते हैं, फिर R4 प्लस R3 आ जाएगा इनटू में टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितनी है, V2। तो बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मेरे पास R4 प्लस R3 इंटू V2 आ, ठीक है, वो मेरे पास नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज आ गई। यहाँ पर मुझे वोल्टेज पता लग गई इस पॉइंट पर। अब मुझे इस पॉइंट पर वोल्टेज पता लग गई, तो क्या मैं इस सारे रेजिस्टेंस को हटा के सीधा इन्वर्टिंग लिख सकता हूँ, इन्वर्टिंग वोल्टेज लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ इन्वर्टिंग। यहाँ पर मैंने V इन्वर्टिंग लिख दिया सारा हटा के, क्योंकि मेरे को V इन्वर्टिंग तो वैल्यू पता लग गई ना। इससे पहले वो रेजिस्टेंस से उन सबको सॉल्व करके मैंने V इन्वर्टिंग की वैल्यू निकाली। V इन्वर्टिंग की वैल्यू वो है, ठीक है, R4 अपॉन R3 प्लस R4 इंटू V2। ठीक है, वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब मुझे ये पता है, अब ये आपको सर्किट कैसा लग रहा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम वोल्टेज दे रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल मेरा ग्राउंड है। ये किससे रिजेंबल कर रहा है, लास्ट लेक्चर हमने किया था किसका, इन्वर्टिंग ओप एम्प का। तो इन्वर्टिंग ओप एम्प है, इन्वर्टिंग ओप एम्प है ना ये, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, सॉरी, इन्वर्टिंग टर्मिनल इसका ग्राउंड है, नॉन इन्वर्टिंग पर हम इनपुट दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग पर हम इनपुट दे रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल इसका ग्राउंड है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया।
ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का रिजल्ट हमारा ये आ रहा था जब हमने V1 को कंसीडर किया था, जब हमने V2 को कंसीडर किया, दैट इज़ V नॉन इन्वर्टिंग ही V2 है। जब हमने V2 को कंसीडर किया तो ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का रिजल्ट क्या होता है? V नॉन इन्वर्टिंग का रिजल्ट क्या होता है? सॉरी, V नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है भाई? ये होता है 1 माइनस R2 बाई R1 इंटू वी नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग की वैल्यू हमारे पास आ रखी है ऊपर, तो आउटपुट कितना हो जाएगा? दैट इज़ V आउटपुट 2 इक्वल्स टू, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, R1 ये 1 प्लस R2 बाई R1, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू वी नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग की तो वैल्यू पुट करनी है, नॉन इन्वर्टिंग की वैल्यू क्या है? ये R4 अपॉन R4 प्लस R3 इंटू में V2, ठीक है। ये V02 आ गया। तो टोटल वोल्टेज अगर हमने निकालनी है सुपरपोजिशन थ्योरम से, अगर हम टोटल वोल्टेज निकालना है V आउटपुट, दैट विल बी V आउटपुट 1 प्लस में V आउटपुट 2, V आउटपुट 1 प्लस में V आउटपुट 2। V आउटपुट 1 कितना है? ये रहा हमारे पास। तो V आउटपुट 2 कितना है? ये रहा। तो ये आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा, पहले इसको उतार लेता हूँ, R1 प्लस R2 अपॉन R1, R4 अपॉन R4 प्लस R3 इंटू V2, प्लस में ये वाली वोल्टेज माइनस R2 बाई R1 इंटू V1, ये V आउटपुट आ गया। और ये मेरे पास V आउटपुट का फाइनल रिजल्ट आ गया सेकंड मेथड से, जो कि था सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बेसिकली एक सबट्रैक्टर सर्किट एक इन्वर्टिंग ओप एम्प और एक नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का कॉम्बिनेशन है। जो सबट्रैक्टर सर्किट मैंने बताया था इससे पहले, दोबारा से मैं इस सर्किट को नहीं, छोड़ो, नोट्स में लिखा होगा आपके। जो सबट्रैक्टर सर्किट का सर्किट था वो कॉम्बिनेशन है एक इन्वर्टिंग ओप एम्प और एक नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का। तभी हमने कोई भी स्टार्टिंग में उसका देखा था, जब V1 और V2 दे रहे थे तो कोई भी टर्मिनल ग्राउंड नहीं था, दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज दे रहे थे। तो ना तो इन्वर्टिंग ओप एम्प था, ना वो नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प था, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था। बट हमने रिजल्ट देख के एनालाइज़ किया कि इन्वर्टिंग ओप एम्प और नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प को कंबाइन करके हम सबट्रैक्टर सर्किट बना लेते हैं। तो ये एनालाइजेशन मेरे को तुमको कराना था। ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, इसको कराने के लिए मुझे सेकंड मेथड से क्वेश्चन ये कंसेप्ट कराना पड़ा, वरना फर्स्ट मेथड के बाद मैं स्किप कर सकता था, ठीक है। तो रिज़ल्ट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं इसके। तो मैं अभी ये इरेज कर रहा हूँ सारा, ठीक है, ये सारा मैं इरेज कर रहा हूँ। तो मेथड 2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट है ना, ये इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। ये अब इन्वर्टिंग ओप एम्प नहीं है, इसको प्रॉपर हम डिफरेंस एम्पलीफायर ही बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? ये देखो, दिस इज R1, R3, R4, दिस इज V2, ठीक है। ये स्टार्टिंग में हमारा ऑपरेशन और डिफरेंस एम्पलीफायर बन गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन देखूँ, केसेस बना देते हैं इसके ना। केस वन में क्या है, R3 इक्वल्स टू R1 एंड R4 इक्वल्स टू R2 अगर मैंने कर दिया, ये वाला कंडीशन आ गया। इस कंडीशन में जहाँ पर R3 है वहाँ पर R1 पुट कर दो, जहाँ पर R4 है वहाँ पर R2 पुट कर दो। तो इसी इक्वेशन में मैं ले लेता हूँ V आउटपुट कितना हो जाएगा मेरा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R4 की जगह क्या पुट करना है, R2
और R4 की जगह R2 प्लस R3 की जगह R1 इंटू V2 माइनस V1 R2 बाई R1। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इससे काट दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, और दोनों में से R2 बाई R1 मैं कॉमन ले लूँ, R2 बाई R1 कॉमन ले लिया तो ये V2 माइनस V1 आ गया, V आउटपुट। ठीक है, केस सेकंड, अगर R2 बाई R1 इक्वल्स टू R4 बाई R2 हो जाए, R2 बाई R1 इक्वल्स टू R4 बाई R3, ये अगर कंडीशन आ जाए हमारे पास तो क्या होगा, V आउटपुट इक्वल्स टू, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ, इसको देखो। हमने क्या करना है, इस वाले R1 प्लस R2 अपॉन R1 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, और इसके बाद अगर मैं R4 को नीचे लेके जाऊँ तो ये 1 अपॉन 1 प्लस R3 बाई R4 बन जाएगा। इस R4 को मैं इस सब्सट्रैक्टर में नीचे लेके चला गया डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस R3 बाई R1 R3 बाई R4 बन जाएगा, इंटू में V2 माइनस V1 R2 बाई R1, इतना हमारे पास आ रहा है। इसके बाद जहाँ जहाँ पर जिसकी वैल्यू वहाँ पर वो पुट कर देते हैं, किस किस की वैल्यू, R3 बाई R4 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, R3 बाई R4 की जगह R1 बाई R2 पुट कर सकते हैं। तो ठीक है, R1 बाई R2 पुट करते हैं इसमें, और इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, तो 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस R3 बाई R4 की जगह कितना आ जाएगा, R3 बाई R4 की जगह R1 बाई R2, ठीक है, इंटू ये हमारा V2 माइनस V1 R2 बाई R1। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, V आउटपुट विल बी, ये हमारे पास 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू, इसको हम R2 प्लस R1 अपॉन R2 अपॉन R2 प्लस R1 V2 माइनस V1 R2 बाई R1 ये आ जाएगा, और इसको हम वही रहने देते हैं R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ से हमारा ये वाला टर्म कट जाएगा, और हमारे पास सेम लास्ट वाला रिजल्ट आ जाएगा। R2 बाई R1 को मैंने कॉमन ले लिया, V2 माइनस V1। ठीक है, ये V आउटपुट V2 माइनस V1 आ गया, सेम वही रिजल्ट जो लास्ट टाइम हमारे पास था। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास सारे जो रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3 R4 सारे इक्वल हो जाएं तो क्या होगा, अगर सारे इक्वल हो गए तो V आउटपुट कितना आ जाएगा भाई, V आउटपुट कितना आ जाएगा, देखो R1 प्लस R 2R हो जाएगा अपॉन में R इंटू R अपॉन 2R इंटू V2 माइनस V1, तो यहाँ से ये गया तो V2 माइनस V1 आ जाएगा। केस 4 लिख देते हैं, केस 3 है ना, ये सेकंड केस 3 है, ये केस 3, ये केस 3 हमारा क्या है, सारे रेजिस्टेंस बराबर हो गए। कैलकुलेशन इसलिए इंट्रैक्शन का मौका नहीं मिल रहा, कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। केस 3 क्या है, सारे रेजिस्टेंस बराबर हो गए और हमारे पास V2 माइनस V1 आ गया, तो ये आइडियल सबट्रैक्टर हो गया जिसमें कोई भी गेन नहीं कंडीशन नहीं है, गेन कंडीशन नहीं है। ये एक आइडियल सबट्रैक्टर हो गया, V आउटपुट इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है, आइडियल सबट्रैक्टर का रिजल्ट आ गया। ये आइडियल सबट्रैक्टर कब होगा, जब सारे रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे जितने भी सर्किट में दिए होंगे। तो ये कुछ केस थे, एनालाइज किया सबट्रैक्टर सर्किट को। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तभी भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस कंसेप्ट को लेकर तो कमेंट में आप अपने डाउट
पोस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर देखूंगा और ज़रूर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी है, मेरे ख्याल से इस लेक्चर के एंड में आपको प्रोवाइड होती है ईमेल आईडी, और डिस्क्रिप्शन में भी होगी ईमेल आईडी। तो उस ईमेल आईडी पे अपना कोई भी डाउट, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या कंसेप्ट में कोई डाउट है, तो पेपर पे लिख के उसको क्लिक करके या कैसे भी आप टाइप करके वो डाउट उस पर मेरे को भेज सकते हैं। आपको रिप्लाई मैं दूंगा उस आईडी पे अगर आप भेजोगे। आईडी का नाम है आई थिंक oteducationinfo@gmail.com। एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी, उस पर पोस्ट कर दीजिए या फिर कमेंट में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक करके जाइए, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। मैंने आपको सबट्रैक्टर सर्किट करा दिया, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस देख लेंगे ओप एम्प के बारे में। जब तक जितना कंसेप्ट अभी तक हमने किया इस बारे में हम कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देख लेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर कम पड़ गए तो मैं कहीं से एग्जांपल्स, आपके जो कन्वेंशनल बुक में से एग्जांपल्स होते हैं वो लेके आऊँगा। बट जितना कंसेप्ट हमने किया है इस पर न्यूमेरिकल करने ज़रूरी है, ताकि हमें पता लग पाए कि जितना कंसेप्ट हमने किया है वो अप्लाई कैसे हो रहा है न्यूमेरिकल्स में, उसको हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख पा रहे हैं, कैसे ले पा रहे हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय, टेक केयर।